नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर इम्पोर्टेंट यूजीसी नेट एमसीक्यूज पेपर 1 का जो होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको देखते हैं आगे। चलते हैं आगे। दोस्तों पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। ये है आपका 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स के अंदर सब थीम्स है। सब थीम्स को हम कवर करेंगे और एक एक यूनिट को भी कवर करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। Which of the following is true regarding faculties in higher education institutions mentioned in National Education Policy 2020? दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया है। एक एक क्वेश्चंस हम हर एक दिन अगर कवर करते रहेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंटायर जो कंटेंट है उसको हम कवर कर ही लेंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाला है आगे वाला नेट जेआरएफ और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में है और एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लेके आया है। तो दोस्तों इसके बारे में हमको अपडेट रहना जरूरी है, इसीलिए ये क्वेश्चन सेट किया गया है। तो पहला ऑप्शन है द फैकल्टीज ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट बी मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल। ये ऑप्शन आपको पता चल गया होगा कि आंसर होगा या नहीं। दूसरा ऑप्शन है द फैकल्टीज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। देखते हैं ये ऑप्शन सही होगा या गलत। द टीचर स्टूडेंट रेशियो शुड बी 1:10 to 1:20 इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों देखते हैं ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको ये आंसर करना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। अगर आप लोग कर चुके तो चलते हैं आगे, देखते हैं सही है या गलत है। दोस्तों इसका आंसर है ए में क्या लिखा है 1 and 3 ओनली, मतलब 2 गलत है 1 and 3 राइट है। तो देखते हैं क्यों 1 and 3 राइट है। दोस्तों ये टॉपिक हायर एजुकेशन सिस्टम से कवर होती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए सही है, क्लियरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में भी हायर एजुकेशन जो पार्ट 2 में आती है उसी का एक हेडिंग है, उसमें लिखा गया है मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टीज। तो हायर एजुकेशन में जो फैकल्टीज होंगे मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टीज, ये तीनों वर्ड को हमेशा यूज करना और हमेशा याद रखना। मोटिवेटेड MEC, ये तीनों वर्ड हमेशा याद रहना चाहिए। दूसरा है दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। यहां बोला गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट होगा वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। ट्रांसफरेबल होता है तो उनका मोटिवेशन फैक्टर जो है, उसका जो कमिटमेंट होता है इंस्टीट्यूशन के प्रति वो कम जाता है। इसीलिए हम उनको ट्रांसफर नहीं करवाएंगे और वो लोग क्या फील करेंगे, दे विल फील ट्रूली इन्वेस्टेड इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, कनेक्टेड टू पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एंड कमिटेड टू देयर इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटी। तो ट्रांसफरेबल प्रोसेस को डिमोटिवेट किया गया है। और तीसरा है करेक्ट। दोस्तों तीसरा ऑप्शन करेक्ट इसीलिए है कि इस नेशनल पॉलिसी में कहा गया है कि टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो जो होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक टीचर के हिसाब से 10 स्टूडेंट्स होना चाहिए और कुछ केसेस में 20 स्टूडेंट्स होंगे भी तो चलेगा। तो 1:10 to 1:20 को प्रमोट किया जाएगा अपॉइंटमेंट में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है दोस्तों, ये सपोज you want to study the impact of COVID-19 on students' psychology in post-pandemic period, then which of the following research method would be most suitable for the present study? दोस्तों ये COVID-19 का सिचुएशन चल रहा है जिसमें स्टूडेंट्स का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को, साइकोलॉजी को स्टडी करना चाहते हो। कब करोगे, जब पैंडेमिक सिचुएशन खत्म हो जाएगी पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में। तो इसमें से कौन सा मेथड सही होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, केस स्टडी मेथड। दोस्तों आपको आंसर पता चल गया होगा, अगर चल गया तो अच्छा बात है, नहीं चला भी तो चलते हैं आगे। दोस्तों आंसर है इसका सी, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। दोस्तों सर्वे तो नहीं हो सकता, केस स्टडी भी नहीं हो सकता। हो गया सर्वे में हम लोग एक क्वेश्चनर लेके, सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके चलते हैं और हम लोग उस रिसर्च करते हैं। लेकिन यहाँ इंपैक्ट स्टडी करने जा रहे हैं, तो इंपैक्ट मोस्टली और यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक है कोविड-19 जो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और स्टूडेंट साइकोलॉजी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी दो वेरिएबल के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को स्टडी करने का देखने को मिलता है। दो यहां से लग रहे हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल मेथड, दूसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो, लेकिन उसमें से राइट कौन होगा? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होगा। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में कौन सा डिफरेंस है। दोस्तों एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस को स्टडी करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में, वहां क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जाता है? मैनिपुलेट। और डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाता है और एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है। यहां जो पेंडेमिक सिचुएशन हो रहा है वो तो ऑटोमेटिकली हो गया होगा जब आप रिसर्च करेंगे। अगर हो गया होगा तो आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं? तो मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हो सकता। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हो सकता। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में ये इसको बोलते हैं आफ्टर द फैक्ट रिसर्च ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। ऑलरेडी फैक्ट हो गया है, उसके बाद आप रिसर्च कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट हैज अकर विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द रिसर्चर्स। हम कोविड-19 को इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो मोरल इंटरेस्ट, जो भी मतलब स्टूडेंट्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है, जो साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ा है, उसको हम डाटा कलेक्शन करके रिसर्च में कर सकते हैं। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट मैनिपुलेटेड। दो चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा मैनिपुलेट होता है, लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं होता है। ऑलरेडी उसका काम खत्म हो चुका होता है, उसके बाद हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे ओडिशा में साइक्लोन आती है, साइक्लोन जो आती है आने के बाद अगर स्टडी करेंगे इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन, वो भी क्या होगा? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होगा, क्योंकि ऑलरेडी साइक्लोन आ चुका है। साइक्लोन का हम इंटेंसिटी को बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, एक्स पोस्ट फैक्टो। चलते हैं आगे। Which of the following influences oral communications in the classroom teaching? दोस्तों ओरल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम टीचिंग में। तो कौन कौन सा ये जो चार्ट दिया है, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, इनमें से इन्फ्लुएंस करता है क्लासरूम टीचिंग को? तो देख लीजिए आंसर, अगर आपको पता चल गया तो अच्छा बात है, नहीं तो चलते हैं आगे। दोस्तों आगे है इसका आंसर। दोस्तों ये है कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है? कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, वन इज ओरल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन। और ओरल कम्युनिकेशन को फिर चार चीज इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें है पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग। दोस्तों पिच का मतलब हाईनेस और लोनेस ऑफ टोन। जो क्लास में हम लोग हाई बोलते हैं, कभी लो बोलते हैं, कभी मीडियम बोलते हैं, तो जो हाईनेस एंड लोनेस जो टोन का होता है उसको हम बोलते हैं पिच, और ये इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा क्या है? वॉल्यूम। दोस्तों वॉल्यूम मेजर इन डेसिबल हो गया। वॉल्यूम जो है, जो हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम जो होता है, वो जो है वो भी डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस करता है क्लासरूम सिचुएशन में। स्पीड मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स डिलीवर इन ए पर्टिकुलर मिनट और पर्टिकुलर सेकेंड। हो गया, कितना वर्ड्स आप डिलीवर कर रहे हो, ये भी आपका डिपेंड करता है। ज्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए स्पीकिंग, क्लासरूम स्पीकिंग में, कि ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी, जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, स्पीड, वॉल्यूम एंड स्पीच। तो दोस्तों ये चारों के चारों इन्फ्लुएंस करता है क्लासरूम टीचिंग में। चलते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट यूनिट इन द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। इन चारों में से कौन सा आउटपुट यूनिट है? देखते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR जो बोलते हैं, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है स्पीकर, चौथा है जॉयस्टिक। ये चारों में से कौन सा आउटपुट यूनिट है? हो गया। तो दोस्तों आंसर मिल गया होगा, नहीं तो चलते हैं आगे। ये क्वेश्चंस हमेशा एक क्वेश्चंस ऐसा आता है आईसीटी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, जो आपको जरूरी है। चलते हैं आंसर में। आंसर में जो दोस्तों स्पीकर है, स्पीकर हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है। दोस्तों आप लोग जानते हो कंप्यूटर सिस्टम में देयर आर मेन 4 फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। वन इज इनपुट प्रोसेसिंग और इनपुट यूनिट प्रोसेसिंग, सेकेंड वन इज आउटपुट
सेकेंड वन, थर्ड वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड लास्ट वन इज मेमोरी। कंप्यूटर 4 मेन काम करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, आउटपुट को लाता है, सीपीयू को प्रोसेस करता है और मेमोरी को स्टोर करता है। तो दोस्तों इनपुट यूनिट्स में जो डिवाइसेस आते हैं उसमें से है कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस में फिर माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद बारकोड रीडर, ओएमआर स्कैनर एटसेट्रा, these are the input devices which are used in computer and output devices are monitor पे different types का monitor आ गया है जो अभी के समय में सेकंड है प्रिंटर्स, प्लटर्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर। ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं दोस्तों, ये आपका जो प्रोसेस होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होता है उसी को ये शो करता है। तो इनमें से स्पीकर जो है वो आउटपुट है, बाकी सब क्या है, इनपुट यूनिट है। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट वाज ड्राफ्टेड इन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 ऑफ द UNFCCC। देखते हैं ये सही है या गलत है। इट विल वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC। देखते हैं ये सही है या गलत है। प्रेजेंटली 195 कंट्रीज हैव साइंड दिस ट्रीटी। तो ये भी देखते हैं सही है या गलत है। दोस्तों इसमें आंसर चूज कर चुके होंगे, अगर आंसर हो गया है तो चलते हैं आगे। दोस्तों इसका आंसर है बी, 1 2 3 एंड 1 2 3 ओनली, मतलब तीनों के तीनों सही है। यहां दोस्तों कौन सा कवर हो रहा है, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट के बारे में लिखा गया है। इसी क्वेश्चन को इसीलिए फ्रेम किया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन इस बार बहुत रिलेवेंट है। पेरिस एग्रीमेंट 2020 से शुरुआत होने वाला है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को रखे हैं। हो गया। देखो ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो UNFCCC जो है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, जब अर्थ समिट हो रहा था रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, वहां जब अर्थ समिट साइन किया जा रहा था उस समय में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC बोल रहे हैं। और इसी के तहत क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारा काम किया जाता है। तो इसके अंदर हर एक चीज का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। और ये पहली बार कब हुआ था, 1995 में, बर्लिन जर्मनी में। और ये